इतिहास सिर्फ धूल भरी किताबों का ढेर नहीं है, ये एक जीवंत कहानी है। कहानी जो बताती है कि हम कौन थे, हम कौन हैं और शायद ये भी कि हम भविष्य में क्या होंगे। सोने और कीमती रत्नों से भरपूर, अपने समय में सबसे समृद्ध और आधुनिक, प्रकृति का वरदान, वेदों का ज्ञान, विद्वानों और महान ऋषियों की भूमि। व्यापारी हो या सन्यासी, यात्री हो या लुटेरा, सबका सपना था भारत। प्राचीन भारत ने एजुकेशन, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर और लिटरेचर जैसे हर क्षेत्र में अपनी अद्वितीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। स्वागत है आपका टाइम ट्रैक ट्रिविया। हिंदी की नई वीडियो में जो है ग्लोरियस पास्ट ऑफ रिच एंशिएंट इंडिया, ये कहानी है प्राचीन भारत की समृद्धि और उन्नति की। प्राचीन काल में भारत दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था। सोना, जो समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता था। हेरोडोटस, जो एक महान ग्रीक इतिहासकार थे, वे भारत एक ऐसी भूमि के रूप में वर्णन करते हैं जो कि सोने से भरपूर है। प्राचीन समय में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था और यह सब हिंदू राज्यों के युग में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि गुप्त काल के दौरान भारत की जीडीपी विश्व की कुल जीडीपी का लगभग 35% थी। ग्रीक, रोम और मेडिटेरेनियन क्षेत्र के प्राचीन लेखकों ने भारत को स्वर्णिम पक्षी के रूप में वर्णित किया था। यह नाम उन्होंने भारत की समृद्ध सभ्यता, व्यापार और प्राकृतिक संसाधनों को देखकर दिया था। शायद इसी कारण प्राचीन भारत सोने की चिड़िया के रूप में प्रसिद्ध था। भारत हीरा और अन्य कीमती रत्नों का घर हुआ करता था और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से व्यापारियों को आकर्षित करता था। प्राचीन भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। कालीकट के पास स्थित एक बंदरगाह नेलिकेरम को प्राचीन समय में दुनिया का केवल एकमात्र मोतियों का बाजार माना जाता था और यहाँ विश्व के हर हिस्से से व्यापारी मोतियों की खोज में आते थे। विदेशी व्यापारियों और यात्रियों को भारतीय सामान और समृद्धि को देखकर आश्चर्य होता था। भारत का आर्थिक इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, ये यकीन करना मुश्किल है, पर भारत में व्यापार की शुरुआत हजारों साल पहले ही हो चुकी थी। व्यापारिक गतिविधियों में मुख्य रूप से एक्सपोर्ट शामिल था। भारत सोने के भंडार के लिए प्रसिद्ध था और यह चमकीली धातु प्राचीन विश्व में अत्यधिक मूल्यवान थी। सोने के निर्यात के बाद मसालों की विदेशी मांग ने व्यापार को गति दी। दालचीनी, इलायची और काली मिर्च जैसी सुगंध भारत की पहचान बन गई। ये मसाले न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाते थे, बल्कि औषधीय गुणों के लिए भी जाने जाते थे। प्राचीन भारत की कहानी उसके भौगोलिक परिदृश्य के बिना अधूरी है। भारत को प्रकृति का वरदान प्राप्त था। प्राचीन भारत एक विशाल उपमहाद्वीप था जो उत्तर में हिमालय की दुर्गम चोटियों से घिरा हुआ था। ये ऊंचे पर्वत प्राकृतिक कवच के रूप में कार्य करते थे जो उत्तर से आने वाले आक्रमणों को रोकते थे। दूसरी ओर दक्षिण में हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी ने प्राकृतिक जलमार्ग प्रदान किए। ये मार्ग व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थे। भारत का भूगोल न केवल प्राकृतिक सुरक्षा और संसाधन प्रदान करता था, बल्कि यह एक जटिल ट्रेडिंग नेटवर्क को भी जन्म देता था। एंशिएंट इंडिया का ट्रेडिंग नेटवर्क अत्यंत विशाल था जो विभिन्न क्षेत्रों और देशों तक फैला हुआ था, जैसे इजिप्ट, रोम, चाइना, ग्रीक, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। प्राचीन भारत का व्यापारिक वर्चस्व पूरे विश्व पर छाया था। एंशिएंट इंडिया का व्यापारिक जाल जमीन और समुद्र दोनों रास्तों से फैला हुआ था। मानो ये एक विशाल मकड़ी का जाल हो जिसके तार पूरे विश्व को जोड़ते थे। जमीनी व्यापार मार्गों में सबसे प्रसिद्ध था सिल्क ट्रेड रोड। यह व्यापारियों का एक पौराणिक मार्ग था जो पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ था। इस रेशमी पथ पर सदियों से अनगिनत कारवां गुजरे जो रेशम, मसालों, घोड़ों और ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। रेशम मार्ग के माध्यम से भारत पश्चिमी यूरोप, मध्य एशिया और मेडिटेरेनियन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था। दूसरी ओर भारत की तटरेखा ने उसे एक प्राकृतिक लाभ प्रदान किया। समुद्री व्यापार मार्गों के माध्यम से भारत दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका और अरब से जुड़ा हुआ था। मजबूत जहाजों और कुशल नाविकों की बदौलत मसालों, कपड़ा, हाथी दांत और कीमती धातुओं का व्यापार
इन समुद्री रास्तों पर फलता फूलता था। एंशिएंट इंडिया अपने समय का इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब था, खासकर मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के समय में। एंशिएंट इंडिया का ट्रेडिंग नेटवर्क केवल वस्तुओं के आदान प्रदान का माध्यम नहीं था, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और विचारों के प्रसार का भी मार्ग था। व्यापारियों के साथ एक्सप्लोरर्स, कलाकार, वैज्ञानिक भी यात्रा करते थे, जो विभिन्न कल्चर और रिलीजन्स के बीच विचारों का आदान प्रदान करते थे। भारत में जन्मा बौद्ध धर्म भी इन्हीं रास्तों की वजह से भारत से चाइना और बाकी दुनिया तक पहुंच पाया। एंशिएंट इंडिया की प्रमुख ट्रेडिंग सिटीज समुद्र तटों और नदियों के किनारे स्थित थी। उज्जैन, मिथिला, वाराणसी, कांचीपुरम, पाटलिपुत्र, मथुरा, तक्षशिला और मदुराई व्यापार के महत्वपूर्ण नगर थे। पाटलिपुत्र, आज इसे पटना के नाम से जाना जाता है, ये न सिर्फ एक व्यापारिक नगर था, बल्कि पत्थरों के निर्यात का भी प्रमुख केंद्र था। ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी थी। तक्षशिला, तक्षशिला जो आज के पाकिस्तान में स्थित है, सिल्क रोड की एक शाखा पर स्थित था। यह चीन को पश्चिम से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग था। बौद्ध भिक्षुओं ने इसे शिक्षा केंद्र के रूप में अपनाया था। मथुरा, दक्षिण भारत से आने वाले ट्रेडिंग रूट्स मथुरा से होकर गुजरते थे। वाराणसी, यह पवित्र नगरी न सिर्फ धर्म का केंद्र थी, यहाँ से चंदन की लकड़ी और सुनहरे रेशमी कपड़े का निर्यात होता था। उज्जैन, यहाँ से कार्नेलियन, अगेट जैसे रत्न और मलमल के कपड़े विभिन्न व्यापारिक केंद्रों को निर्यात किए जाते थे। कांचीपुरम, आज के कांचीपुरम को प्राचीन काल में कांची कहा जाता था। विदेशी जहाजों में सवार व्यापारी यहाँ कांच, मोती और दुर्लभ पत्थर खरीदने आते थे। बदले में वे रेशम और सोना बेचते थे। प्राचीन दुनिया में ये नगर धन और समृद्धि के केंद्र थे। इन नगरों में व्यापारियों के कारवां लगातार आते जाते रहते थे। ये नगर सोने, चांदी और विभिन्न वस्तुओं से भरपूर होते थे। प्राचीन भारत के ये नगर अपने धन दौलत और व्यापार के लिए पूरे विश्व में विख्यात थे। प्राचीन काल में भारत रेशम, कपास, चीनी, मसाले, टेक्सटाइल्स और बहुमूल्य हीरे व कई कीमती रत्नों का बड़ा एक्सपोर्टर था। पश्चिम के देशों को भारतीय मसालों की भारी मांग थी, इसलिए स्पाइस रूट बना, जिससे भारत और पश्चिमी दुनिया के बीच व्यापार हो सके। रोमन महिलाओं को भारतीय सामान बहुत पसंद था, खासकर मोती और कपड़े। इसी से परेशान होकर रोमन विद्वान प्लिनी लिखते हैं कि हमारी महिलाओं और उनकी विलासिताओं के लिए हमें कितना कुछ चुकाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा सोना भारत पहुंच गया। ऐसा इसलिए क्योंकि रोमन सोने में ही भारतीय व्यापारियों को पेमेंट करते थे। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार लगभग ईसा पूर्व 2री शताब्दी में शुरू हुआ और ईसवी की 1ली शताब्दी में अपने चरम पर पहुंच गया। तमिलनाडु और केरल क्षेत्रों में 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के रोमन सिक्के पाए गए हैं। यह दर्शाता है कि दक्षिण भारत से भी रोम के साथ व्यापारिक संबंध थे। 1750 तक भारत दुनिया में बनाई गई सभी चीजों का 25% हिस्सा बनाता था। दूसरे शब्दों में कहें तो दुनिया में हर 4 में से एक चीज भारत में बनाई जाती थी। जहां पश्चिम अभी भी अंधकार युग में डूबा था, वहीं प्राचीन भारत ज्ञान और शिक्षा का उज्जवल दीप था। प्राचीन भारत न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध था, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी विश्व अग्रणी था। जहां दुनिया के कई हिस्सों में शिक्षा का अर्थ तक न मालूम था, वहीं भारत में तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी। तक्षशिला, प्राचीन भारत का वो गौरवशाली विश्वविद्यालय जिसकी गूंज आज भी हमें गौरवान्वित करती है। ये इतना प्राचीन था कि इसकी स्थापना को करीब 2700 साल बीत चुके हैं। ऐसा कहते हैं कि महान नीतिकार और कुशल कूटनीतिज्ञ चाणक्य भी यहाँ आचार्य थे। प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र केवल विश्वविद्यालय ही नहीं थे, बल्कि गुरुकुल भी शिक्षा के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। प्राचीन भारत का सबसे बड़ा और एडवांस्ड विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय था, जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का केंद्र था। चीनी यात्री हुएनसांग की ट्रैवल राइटिंग्स के अनुसार अपने सुनहरे दिनों में यहाँ 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से भी ज्यादा आचार्य रहा करते थे। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान और तुर्की जैसे दूर दूर देशों से छात्र और विद्वान ज्ञान की खोज में यहाँ आते थे। यहाँ बुद्धिज्म, वेदास, लॉजिक,
ग्रामर, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी और यहाँ तक कि एल्केमी यानी रसायन विज्ञान जैसे कई विषयों पर अध्ययन होता था। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय तो अपने आप में ही एक अजूबा था। इसकी लाइब्रेरी को धर्मगूंज कहा जाता था, जिसका अर्थ है माउंटेन ऑफ ट्रूथ या सत्य का पर्वत। यह पुस्तकालय 3 इमारतों से मिलकर बना था, जो 9 मंजिल ऊंचे थे। कहा जाता है कि इसमें 90 लाख पांडुलिपियां थीं, लेकिन इस ज्ञानदीप को बुरी नजर लग गई। 1193 में बख्तियार खिलजी नामक एक मुस्लिम आक्रांता ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला कर दिया और इसे जलाकर राख कर दिया। इसकी विशालता का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह विश्वविद्यालय 5 महीने से भी ज्यादा समय तक चलता रहा। इस हमले में कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी गई और कईयों को तो जिंदा जला दिया गया। नालंदा ज्ञान का एक अनमोल खजाना था, जिसकी हान आज भी हम महसूस करते हैं। प्राचीन भारत के लोगों ने मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, साइंस और मेडिकल जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्राचीन भारत में गणित का इतिहास करीब 3200 साल पुराना है। 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच का वक्त भारतीय गणित का स्वर्णिम काल माना जाता है। इस दौरान हिंदू ज्योतिष गणित को न सिर्फ समय, पंचांग और ज्योतिष गणना जैसे कार्यों के लिए महत्वपूर्ण मानते थे, बल्कि इसे बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण मानते थे। प्राचीन भारत के मैथमेटिशियंस बहुत तेज थे। उन्होंने मैथ्स के कई क्षेत्रों में काम किया, जैसे कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री और कैलकुलस में शानदार खोजें की। उनकी खोजों और तकनीकों ने मॉडर्न डे मैथ्स की नींव रखी। जीरो यानी शून्य के बारे में तो कहने की ही क्या जरूरत है। यह सर्वकालिक महत्वपूर्ण आविष्कार है। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। उन्हीं की बदौलत आज हम जोड़ घटाव में जीरो का इस्तेमाल करते हैं। शून्य की मदद से अब हम सिर्फ 10 अंकों का इस्तेमाल करके कितनी भी बड़ी संख्या को लिख सकते हैं। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू सबसे पहले आर्यभट्ट द्वारा ही निकाली गई थी। भारत ने दशमलव प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम जैसा सरल तरीका दुनिया को दिया। इस आसान तरीके ने कैलकुलेशन को बहुत तेज बना दिया, जिससे चीजों को बनाने और समझने में भी आसानी हुई। आर्यभट्ट एक ऐसा नाम जो मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के आकाश में ध्रुव तारे की तरह टिमटिमाता है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी एक्सिस पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसे ही सूर्य केंद्रित सिद्धांत यानी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी बताया, दिन कितना लंबा होता है और पृथ्वी से चांद कितनी दूर है जैसी चीजों का भी पता लगाया। उन्होंने ये भी बताया था कि चांद और ग्रह खुद से रोशनी नहीं देते, बल्कि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके चमकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने पृथ्वी के घूमने और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का समय लगभग सही बताया था। उनके बताए गए समय में सिर्फ 3 मिनट का ही फर्क था। आर्यभट्ट को उनकी किताब आर्यभट्टीय के लिए जाना जाता है। संस्कृत में लिखी गई ये किताब मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी का खजाना है। इस किताब में अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी जैसे विषयों के बारे में बताया गया है। ईसा से करीब 500 साल पहले ही भारत के विद्वानों ने 1 से 9 तक हर नंबर के लिए अलग अलग निशान बना लिए थे। ये कमाल का तरीका बाद में अरब देशों ने अपना लिया, जिन्होंने इन्हें हिंद अंक बुलाया। फिर कई 100 साल बाद ये अंक यूरोप पहुंचे, मगर वहां इन्हें अरब अंक के नाम से जाना गया। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य और वराह मिहिर जैसे महान भारतीय विद्वानों ने गणित के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान दिया। इन भारतीय दिमागों की देन आज भी हमारी गिनती और मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस का आधार है। प्राचीन भारत में महर्षि कनाद नाम के एक महान वैज्ञानिक ने तो आज से बहुत पहले जॉन डाल्टन के जन्म से 2500 साल पहले ही ये पता लगा लिया था कि दुनिया की हर चीज असल में छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। इन कणों को कनाद ने अणु नाम दिया था। कनाद की ये सोच उस जमाने के लिए काफी एडवांस थी। प्राचीन भारत में धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी के क्षेत्र में भी कमाल का हुनर था। यहाँ हजारों साल पहले ही धातुओं को निकालने और उन्हें शुद्ध बनाने की तरकीबें ढूंढ ली थी। प्राचीन भारत के लोग धातुओं को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानते थे। जिंक
जिसे हिंदी में जस्ता भी कहा जाता है, भारत में बहुत प्राचीन काल से निकाला जा रहा है। इतिहासकारों का मानना है कि जिंक निकालने का काम करीब 400 से 300 ईसा पूर्व के आसपास से शुरू हुआ होगा। जानकारियां ये भी बताती हैं कि शायद जिंक के बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाला भारत पहला देश था। जिंक निकालने की एक खास तकनीक, जिसे आसवन कहते हैं, वो लगभग 1200 ईस्वी में राजस्थान के जवार क्षेत्र में विकसित की गई थी। सबसे बड़ी बात, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश था जहां स्टील बनाया जाता था। ये वो मजबूत धातु है जिसका इस्तेमाल बाद में दूसरी सभ्यताओं ने भी सीखा। प्राचीन भारतीय मेटलर्जी के सबसे उल्लेखनीय योगदानों में से एक वुड्स स्टील का विकास था। ये बहुत मजबूत स्टील होता था क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती थी। वुड्स स्टील को दुनिया भर में बहुत पसंद किया जाता था। खासकर मशहूर दमिश्क की तलवारें इसी वुड्स स्टील से बनाई जाती थीं। भारत में मेटलर्जी का सबसे अच्छा उदाहरण दिल्ली का आयरन पिलर। ये पिलर सैकड़ों साल पुराना है और आज तक इसमें जंग नहीं लगी। भारत सिर्फ अपने शानदार इतिहास और समृद्ध संस्कृति के लिए ही नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने स्वास्थ्य विज्ञान के लिए भी जाना जाता है। भारत ने दुनिया को आयुर्वेद और योग दिया। आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसकी शुरुआत भारत में 5000 साल से भी पहले हुई थी। भारतीय चिकित्सा में समग्र रूप से आयुर्वेदिक प्रणाली शामिल है जिसका अभ्यास आज भी किया जाता है। आयुर्वेद स्वास्थ्य के लिए शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन के महत्वपूर्ण महत्व पर बल देता है। चरक और सुश्रुत प्राचीन भारत के मेडिसिन क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व जब रोगों को भाग्य का लिखा मानकर स्वीकार कर लिया जाता था, उस समय भारत भूमि पर सुश्रुत नामक एक महान ऋषि ने जन्म लिया। सुश्रुत ने चिकित्सा जगत में क्रांति ला दी। उनकी अमृत समान कृति सुश्रुत संहिता मानव चिकित्सा जगत का वेद है। यह ग्रंथ सर्जरी के क्षेत्र में सबसे पुरानी और उत्तम कृतियों में से एक है, जो 300 से अधिक सर्जिकल ऑपरेशंस के बारे में गहन जानकारी प्रदान करती है। मोतियाबिंद का इलाज, नाक की सर्जरी और सी सेक्शन जैसे जटिल सर्जिकल ऑपरेशंस ऋषि सुश्रुत के अद्भुत कौशल और ज्ञान का प्रमाण है। दिलचस्प बात तो यह है कि उन्होंने 125 से अधिक सर्जिकल टूल्स का आविष्कार किया था, जो आज भी सर्जरी में उपयोग किए जाते हैं। ऋषि सुश्रुत ने आधुनिक सर्जरी के विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। उनकी सुश्रुत संहिता ने सदियों तक चिकित्सकों को मार्गदर्शन प्रदान किया और आज भी यह चिकित्सा शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहा जाता है कि मोतियाबिंद का पहला ऑपरेशन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुश्रुत ने ही किया था। सुश्रुत के सर्जरी से जुड़े कार्यों का बाद में अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था और अरबों के माध्यम से उनके कार्यों को पश्चिमी देशों में भी जाना गया। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुए चरक को आज भी चिकित्सा के जनक के रूप में सम्मान पूर्वक याद किया जाता है। उनका ग्रंथ चरक संहिता चिकित्सा ज्ञान का खजाना है। इसमें शरीर रचना से लेकर इलाज तक हर पहलू के बारे में बताया गया है, जिसमें शरीर की बनावट, शरीर कैसे काम करता है, बीमारियां क्यों होती हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। ऋषि चरक ने बीमारी होने के कारणों पर सिद्धांत बताए थे। उन्होंने शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को बहुत महत्व दिया। उन्होंने बताया कि खान-पान, व्यायाम और जीवन शैली में बदलाव करके बीमारियों को रोका और ठीक किया जा सकता है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय ये आयुर्वेद के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, जो आयुर्वेद की 8 विभिन्न शाखाओं का वर्णन करते हैं। इतिहास की धारा में कई साम्राज्य उभरे और विलीन हो गए। रोम, पर्सिया, टर्क, यूनान, मिस्र सबका सूर्य अस्त हो गया, परंतु इस विनाश के बीच एक सभ्यता अडिग रही, अविचलित रही, वह है भारत। अनगिनत आक्रमणों, युद्धों और उथल पुथल के बावजूद भारतीय संस्कृति अपनी जड़ों से जुड़ी रही, अपने सार को जीवंत रखा। आंधी आई, तूफान आए, पर ये भारत टस से मस नहीं हुआ। हमारी जड़ें गहरी हैं, हमारी परंपराएं अटूट हैं। यह वीडियो इस अद्भुत संस्कृति की गाथा का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम जानेंगे कैसे भारत ने विनाशकारी आंधियों का सामना किया और अपनी ज्योति को प्रज्वलित रखा।